अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि। औपचारिक तौर पर नामकरण के बाद पीएम मोदी ने यशोभूमि का जायजा भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण के बारे में जानकारी भी ली। इससे पहले पीएम मोदी जब कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो देश के कोने कोने से आए लोक कलाकारों ने उनका स्वागत किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी कलाकारों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखे। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 सीटों की क्षमता वाले सभागार में मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत गिनाई और इसके निर्माण में सहयोग करने वाले श्रमिकों को धन्यवाद दिया। जिस प्रकार का काम यहाँ हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है, जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है, जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया वो बहुत ही खास है। पीएम मोदी ने ही 20 सितंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। बताया गया कि यशोभूमि को भारत सरकार ने स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के विजन पर तैयार किया है। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और ट्रेड शो के लिए कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, जो एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। और ये 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जहां इसे बनाने में करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत आई है और जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि इसके मेन हॉल में करीब 6,000 मेहमान बैठ सकेंगे। इसके अलावा इसमें 15 कन्वेंशन रूम है, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम भी बनाए गए हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम यात्री की तरह मेट्रो से सफर किया। उन्होंने धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन से एंट्री की और मेट्रो ट्रेन में सवार हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री साथ में सफर कर रहे लोगों से बातचीत करते और बच्चों को दुलार करते हुए भी दिखाई दिए। इस बीच एक युवती ने पीएम मोदी को संस्कृत में जन्मदिन की बधाई भी दी। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। वहीं कई सहयात्रियों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी दिखी। पीएम मोदी मेट्रो से ही यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचे, जहां उन्होंने नए मेट्रो स्टेशन द्वारिका सेक्टर 25 का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के स्टाफ से भी बातचीत की। राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने एक नया कारनामा कर डाला। दिल्ली मेट्रो को पंख लगने से अब इसने गोली की रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से नई दिल्ली से एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 जाने में सिर्फ
15 मिनट ही लगेंगे। जी हां, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी है। हालांकि इससे पहले एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली मेट्रो 90 किलोमीटर प्रति घंटे और बाद में 110 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जा रही थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी ने इसकी स्पीड को 18 महीने के अंदर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया और डीएमआरसी ने इसे चुनौती के रूप में लेकर महज 6 महीने के भीतर ही टारगेट को हासिल भी कर लिया। डीएमआरसी के मुताबिक ट्रेन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे कॉरिडोर पर 2,60,000 से ज्यादा टेंशन क्लैंप को बदला गया है। इससे पहले नई दिल्ली से एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के सफर में यात्रियों को 18 मिनट से ज्यादा का समय लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इस दौरान वो देश भर से आए कारीगरों से भी मिले। इसके लिए वो बारी बारी से सभी कारीगरों के स्टॉल पर पहुंचे और उनके काम के बारे में जाना। दरअसल कन्वेंशन सेंटर पर अलग अलग क्षेत्र के कारीगर पहुंचे थे। पीएम सभी से एक एक करके मिले। इस दौरान कुम्हारों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी हाथ से मिट्टी के बर्तनों को आकार देने के बारे में जानकारी लेते दिखे। पीएम महिला राजमिस्त्रियों से भी मिले और उनसे भवन निर्माण की बारीकियां और चुनौतियां समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने फुटवियर कारीगरों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो कारीगरों के बनाए जूतों और चप्पलों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। उन्होंने दर्जी से लेकर मूर्तिकार और लकड़ी के सामान बनाने वालों से भी उनके काम की बारीकियां समझने की कोशिश की। दरअसल इन सभी कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार ने आज से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसीलिए पहले पीएम मोदी ने योजना के पात्र कारीगरों से मुलाकात की और जाना कि उनके सामने काम करने में क्या क्या परेशानियां और चुनौतियां आ रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी 18 व्यवसायों से जुड़े एक एक कारीगर को पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिससे योजना से जुड़ने वाले कारीगरों को फायदा मिलेगा। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इस योजना के तहत अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कारीगरों को केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन मिल सकेगा। संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्षी नेताओं के साथ विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा की। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी जाएंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और 343 करोड़ रुपए की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे। उत्तराखंड की अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस भेजकर 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हिमंता को ये नोटिस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज काशी में खूब उत्साह देखने को मिला। काशी के लोगों ने अपने लोकप्रिय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सुपर डुपर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और सुबह होते ही काशी के तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। वहां के संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में लोगों ने पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए विशेष प्रार्थना की, जबकि मंदिर में ही कुछ लोगों ने पीएम मोदी के लिए भजन कीर्तन भी रखा। मंदिर में एक तरफ ढोल मंजीरे बज रहे थे तो दूसरी तरफ हैप्पी बर्थडे मोदी जी की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ बच्चे भी पहुंचे और उन्होंने 73 किलो का एक केक काटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बना दिया।
वहीं वाराणसी के 80 घाट पर भी विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर गंगा आरती में शामिल हुए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि देश भर में जन्मदिन की धूम देखने को मिली। तेलंगाना में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर को दूध से नहला दिया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण प्रधानमंत्री की तस्वीर को दूध से नहलाते दिखाई दिए। योजना पथकान्नि रेपो विश्वकर्मा जयंती संदर्भंगा प्रारंभिస్తున్నటువంటి वहीं राजधानी लखनऊ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक खास प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला के दीनदयाल अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ से पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के गेटअप में दिखाई दिए और केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन विश किया। आज पूरे दिन बधाइयों का यह सिलसिला जारी रहा। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बधाई देते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि लाने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि आप ऐसे ही मां भारती की सेवा करते रहें। आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, विशिंग पीएम नरेंद्र मोदी अ हैप्पी बर्थडे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। उनको मुबारक करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, बड़ी लंबी उम्र दे। जबकि अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड सिंगर मैरी मिल्बेन ने तो एक वीडियो जारी कर खास अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Prime Minister Modi, happy birthday to you, happy birthday Prime Minister Modi। दरअसल मैरी मिल्बेन उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर सबको चौंका दिया था। अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बावजूद मनचले अपनी करतूत से बाज नहीं आ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 जनवरी से आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ एनकाउंटर आज भी जारी रहा। गडोले कोकेरनाग में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं, वहां सेना ने भारी गोलीबारी की और रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए। सेना की तरफ से की गई गोलीबारी से कोकेरनाग का पूरा इलाका दहल उठा। फिर से एक बार एनकाउंटर स्थान पर फायरिंग की आवाज शुरू हो गई है, धमाकों की आवाज शुरू हो गई है। आप सुन सकते हैं कि कैसे इस स्पॉट को जो है निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कोकेरनाग की इसी पहाड़ी पर आतंकी उजैर और उसके साथी छिपे हुए हैं। शनिवार को यहां पर ड्रोन कैमरे में 2 आतंकी भागते हुए दिखाई दिए थे और आतंकी आज रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों को यह पुख्ता यकीन है कि आतंकी जुबैर और उसके साथी बचकर भाग नहीं पाए और मौत के डर से इन्हीं पहाड़ियों पर छिपे हुए हैं। फिर एक बार उस गुफा का जो है कहीं न कहीं संकेत दिया है कि वहाँ मूवमेंट है, इसलिए उसको फिर रॉकेट लॉन्चर और जो यूबीजीएल है उनसे निशाना बनाया गया। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि आज रात तक ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा, जिसके लिए सेना पहले से ज्यादा आक्रामक दिखी। सेना ने पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमले भी तेज कर दिए और सेना को एनकाउंटर को खत्म करने में सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आतंकी उजैर खान भी वहां मौजूद है। उजैर खान जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और उसे पूरे इलाके की जानकारी है। इसीलिए उजैर पिछले 5 दिनों से अपने साथियों को बचाता आ रहा है।
से हर नाला हर गुफा पता है, इसलिए वो उस ग्रुप के साथ है जिसने पहले दिन ये हमला जो है अंजाम दिया था। और कहीं ना कहीं आतंकी उजैर खान का यहाँ पर होना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीर पंजाल का ये जंगल एक तरफ से पुंछ राजौरी को मिलाता है, जबकि दूसरी तरफ से किश्तवाड़ को मिलाता है। और इतने बड़े जंगल में आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। इस वक्त सेना का एक्शन पीर पंजाल की उस लोकेशन पर चल रहा है जो भारत की तरफ है। हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, ड्रोन से पीर पंजाल की गुफा में छिपे आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन असली धमाका तो एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में होगा, क्योंकि अनंतनाग में छिपे आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलाकोट से होकर ही पीर पंजाल की पहाड़ियों पर दाखिल हुए और हमला किया। कल जिस तरह से हमने देखा कि हथलंगा में जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को खत्म किया गया, जहां 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया, जब तीसरे मिलिटेंट का शव बरामद करने जो है इंडियन आर्मी गई, तो उस वक्त आर्मी के स्टेटमेंट के मुताबिक वहां पर जो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी की पिकेट थी उसने फायरिंग की, उसने बाधा डाली उस शव को रिट्रीव करने में। पाकिस्तान ने पुलवामा की तरह ही अनंतनाग में लक्ष्मण रेखा पार की है और इस बार भी उसे करारा जवाब मिलेगा। न तो हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप चुप बैठेगी और ना ही सेना, और एक बार फिर पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी और उनके आकाओं को घर में घुसकर मारा जाएगा। और यही वजह है कि अनंतनाग में हुई आतंकी वारदात के बाद से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से थर-थर कांप रही है। पाकिस्तान की आवाम को अच्छी तरह पता है कि अगर भारत ने हमला किया तो उनका देश सरेंडर के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके टैंकों में तेल ही नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार अब खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजती है, आतंकियों को पनाह देती है, जिसका नतीजा है कि दोनों मुल्क आज आमने सामने हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अनंतनाग हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो वो कब और कैसे होगा, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या इस बार भी रावलाकोट में ड्रोन से स्ट्राइक की जाएगी। अगर इस बार इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान में तस्वीर कुछ ऐसी होगी, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने की क्षमता रखने वाले हेरॉन ड्रोन को सेना ने अनंतनाग में काम पर लगा दिया है, ताकि हिंदुस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान के सारे टॉप टेररिस्ट को ठिकाने लगा दिया जाए। क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के टॉप कमांडर्स की लोकेशन की पूरी जानकारी है। जैसे कमांडर के सरगना मसूद अजहर की लास्ट लोकेशन अफगानिस्तान बताई गई है। हिजबुल का सैयद सलाउद्दीन आखिरी बार पाकिस्तान के रावलपिंडी में देखा गया था और लश्कर तैयबा के हाफिज सईद की लोकेशन लाहौर बताई जा रही है। अनंतनाग टेरर अटैक के बाद ये तीनों ही इंडियन आर्मी के टारगेट पर हैं। हालांकि ऐसे हमले बताकर नहीं किए जाएंगे, ये एक सरप्राइज अटैक होगा जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा था। अब अमेरिका के मनोवा में हवाई यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसी से जुड़ा हुआ नया और बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक हमारी धरती की वजह से चांद पर पानी बन रहा है, जिसका खुलासा चंद्रयान 1 से मिले डेटा से हुआ। नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी स्टडी के मुताबिक पृथ्वी के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की प्लाज्मा शीट में हैं, जो मौसमी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इनके होने से ही पृथ्वी के मौसम में बदलाव होता है। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि ये इलेक्ट्रॉन चांद पर मौजूद चट्टानों और खनिजों को तोड़ या घोल रहे हैं। इससे चांद के मौसम में भी बदलाव आ रहा है। इससे पहले 2008 में लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। उस मिशन की एक रिसर्च के आधार पर चांद पर बर्फ होने का भी दावा किया गया था और इसीलिए पानी की खोज के लिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में चंद्रबाबू नायडू की पत्नी और बहू ने कैंडल मार्च निकाला। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पत्नी, उनकी बहू और टीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। सड़कें टूटने की वजह से कई रास्ते बंद हैं। दरियाबाद इलाके में पानी के तेज बहाव में 4 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 महीने में कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को भर्ती के लिए 4 हफ्तों में विज्ञापन जारी करने को कहा है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से पहले रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठाणे के दिवा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में यात्री इकट्ठा हो गए। ट्रेन के इंतजार में लोग प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पर खड़े दिखाई दिए। संसद की नई बिल्डिंग पर आज पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये ध्वजारोहण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गज द्वार पर किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे, जो तिरंगा फहराने के समय उपराष्ट्रपति के साथ ही खड़े थे। तिरंगा फहराने के साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सलामी दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने वहां बैंड में शामिल कुछ लोगों को उपहार भी भेंट किए। साथ ही इस पल को ऐतिहासिक बताया। Today's occasion is indeed historic and a milestone development. वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ और ओम बिरला ने वहां मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला ने भी इसे भारत के इतिहास का एक नया अध्याय बताया। हम बड़े इंतजार कर रहे थे कब इस लोग इस घर में जाएंगे। शुक्र है वो दिन आ गया। 18 या 19 को हम इस घर में बैठेंगे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है, लेकिन 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन का कामकाज नई इमारत से ही होगा। हालांकि इस मौके पर देर से निमंत्रण मिलने की वजह बताकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिनका बचाव वहां मौजूद अधीर रंजन चौधरी ने किया। नया बहाना बनाने के बजाय जो हो रहे हैं उनको देखो ना, उनको दीदार करो। आपको लगता है सबको आना चाहिए, ये प्राउड का। मैं तो आ गए ना, आई एम रिप्रेजेंट द पार्टी। वहीं मल्लिकार्जुन के मुद्दे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अधीर रंजन जी कैसे आए, ऐसे सबको सरकार को ही वो एक तरह इल्जाम लगाना इनका प्रैक्टिस बना। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि संसद भवन की खूबसूरती उसकी इमारत में नहीं बल्कि संसद चलने में है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बिल ला लें और दूसरे दिन उसको पास कर लें, तो पार्लियामेंट चलना भी चाहिए। पार्लियामेंट की इमारत, नई इमारत की खूबसूरती उसकी स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि उसके चलने में होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था। हिमाचल के धर्मशाला से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक शख्स झरने में पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। तस्वीरें भागसू नाले की हैं, जहां नहाने उतरा युवक अपना संतुलन खो बैठा और तेज बहाव में बहने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। बाद में 200 मीटर नीचे पुलिस ने उसका शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक जालंधर से मैक्लोडगंज आया था। हैदराबाद में आज कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की बात की गई। पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस विश्वास के साथ समाप्त होती है कि पार्टी जल्द होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई 2024 में प्रस्तावित है, उसके लिए भी पार्टी संगठन की तैयारी पूरी है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि देश भर में सरकार विरोधी माहौल है और 2024 में जनता बदलाव के मूड में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में पार्टी नेताओं को व्यक्तिगत मतभेद दूर रखने और पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देने की नसीहत दी। खड़गे ने पार्टी नेताओं से अनुशासन और एकजुटता का भी आह्वान किया। ब्राजील में एक प्लेन क्रैश में पायलट और को पायलट समेत 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ब्राजील और अमेरिका के यात्री शामिल थे। सभी पैसेंजर्स बार्सिलोस में फिशिंग के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा ब्राजील के 7वें सबसे बड़े शहर मनोस से करीब 400 किलोमीटर दूर बार्सिलोस प्रांत में भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात 11:30 बजे हुआ।
ब्राजीलियन मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त तेज बारिश हो रही थी। माना जा रहा है कि खराब मौसम के चलते पायलट प्लेन को लैंड कराने के लिए लैंडिंग स्ट्रिप का अनुमान नहीं लगा पाया और प्लेन क्रैश कर गया। ब्राजील के नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी के मुताबिक EMB 110 नाम का ये 18 पैसेंजर्स की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट मनोस टैक्सी एरियो नाम की कंपनी का था। ये प्लेन मनोस से बार्सिलोस की तरफ जा रहा था। ये 90 मिनट की फ्लाइट थी, लेकिन ये फ्लाइट यात्रियों के लिए काल बन गई। इटली में एक्रोबैटिक एयर टीम का एक विमान अभ्यास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान एक कार पर जा गिरा जिसमें 5 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और भाई बुरी तरह झुलस गए। हालांकि हादसे में पायलट विमान से बाहर निकल गया, लेकिन उसके झुलसने की खबर है। बताया जा रहा है कि एयर शो का हिस्सा रहा ये एरोबेटिक विमान इटली के ट्यूरिन के पास क्रैश हो गया। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां आग का गोला और धुएं का गुबार उठता नजर आया, जबकि पायलट इजेक्ट होने के बाद हवा में पैराशूट से नीचे उतरता नजर आया। जानकारी के मुताबिक एक्रोबैटिक एयर टीम इटली वायुसेना की 100वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रही थी। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।